हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी बैंक के कस्टमर के लिए है जिनके बैंक का मर्जर किसी न किसी बैंक के साथ में हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे बैंक मर्जर पे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। जैसे कि 1 अप्रैल 2021 के बाद में क्या आपका गैस का सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपका IFSC कोड चेंज हो चुका है। तो क्या आपको गैस एजेंसी में जाके अपना अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड अपडेट कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। और दूसरा चीज ये है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद में क्या आपके बैंक अकाउंट में कॉलेज का या फिर स्कूल का स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा। और तीसरा, क्या चेकबुक आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद में काम करेगा कि नहीं करेगा। इसके बाद में फिर क्या आपका पासबुक काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि क्या आपका गैस का सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा बैंक मर्जर के बाद में। तो देखो, गैस का सब्सिडी उन्हीं अकाउंट में प्राप्त होता है जिनका आधार नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक हो। देखो, आधार के साथ में बैंक अकाउंट लिंक होना अलग चीज है और आधार का यूज करके अकाउंट खुलवाना अलग चीज है। तो देखो, आपके मल्टीपल अकाउंट एक आधार से हो सकते हैं, लेकिन जो आपका आधार से जो लिंकेड बैंक अकाउंट है वो केवल आपका एक ही हो सकता है। जैसे कि आपने दूसरा अपने अकाउंट अपडेट कराया तो दूसरा आपका अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा, लेकिन एक साथ में 4-5 अकाउंट आपके आधार से लिंक नहीं हो सकते। तो आपका एक टाइम में एक ही अकाउंट लिंक होगा। तो गैस का सब्सिडी उन्हीं अकाउंट में प्राप्त होगा जिसका आधार से बैंक अकाउंट लिंक्ड हो। और गैस का सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको कहीं भी जाके अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब गैस एजेंसी में जाकर के आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड आपको अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराने की जरूरत होती है। ये कैसे लिंक होता है, ये इसके लिए बस आपको बैंक जाना होता है और वहां पे जाके आप बोलेगा तो आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल भी आपको देके समझाता हूं। जैसे कि ये मेरे साथ में खुला हुआ है HP गैस का वेबसाइट। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूं, तो अपना ID एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूं। तो ये मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो गया। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा IDBI बैंक का अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर्ड है। मतलब जब मैंने गैस सब्सिडी लेने का फॉर्म भरा था उस टाइम मैंने अपने IDBI बैंक का अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड यहाँ पे दे करके रखा था। लेकिन मेरे को यहाँ पे सब्सिडी, गैस का सब्सिडी दूसरे किसी बैंक अकाउंट में प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा गैस का जो सब्सिडी प्राप्त हो रहा है यहाँ पे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्राप्त हो रहा है। मतलब मेरे IDBI बैंक के अकाउंट में गैस का सब्सिडी प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरा जिला सहकारी बैंक में गैस का सब्सिडी प्राप्त हो रहा है, बिकॉज मेरा जिला सहकारी बैंक मेरे आधार नंबर से लिंक है, ना कि मेरा IDBI बैंक मेरे आधार नंबर से लिंक है। और यदि आपको जानना है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से लिंक है तो आप सिंपल एक गूगल में सर्च करिएगा बैंक आधार लिंकिंग स्टेटस। इसके बाद में आपके पास में एक रिजल्ट शो हो जाएगा। ये आपको फर्स्ट वाले रिजल्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर एंड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से लिंक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मेरे आधार नंबर से लिंक है। तो यहाँ पे मैंने किसी और का अकाउंट दिखाया था कि जिनका IDBI बैंक का अकाउंट रजिस्टर्ड है, लेकिन उनको जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में उनको गैस का सब्सिडी प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि मैं गैस का सब्सिडी यदि प्राप्त करता हूं तो मैं वहां पे कोई सा भी अपना बैंक अकाउंट नंबर दूंगा, उस पर मेरे को प्राप्त नहीं होगा। मेरे को मेरे बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ही मेरे गैस का सब्सिडी प्राप्त होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कहीं भी जाके अपने बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड को अपडेट नहीं कराना है। अब मान लो कि बैंक मर्जर के बाद में गैस का सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि बैंक मर्जर के बाद में आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से डिलिंक नहीं हुआ है। लेकिन यदि हो जाता है तो आपको फिर से अपने बैंक में जाना है और वहां पे अपना आधार नंबर को लिंक करा लेना है। इसके बाद में फिर आपका गैस का सब्सिडी आपका बैंक अकाउंट में प्राप्त होने लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, जो आपका स्कॉलरशिप आता है उसमें आधार और बैंक का लिंक होना जरूरी नहीं है। मतलब आपने जो अकाउंट नंबर आपने वहां पे दिया है उसी अकाउंट नंबर पे आएगा। मैक्सिमम जो भी मतलब स्कॉलरशिप होता है वो इसी प्रकार से आता है। लेकिन जो केंद्र सरकार के अधीन जो स्कॉलरशिप रहते हैं उसमें भले आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से आ सकते हैं, लेकिन जो स्टेट रन जो आपके जाति आधार पे जो स्कॉलरशिप मिलता है उसमें आपने जो अकाउंट नंबर अपना दिया है उसी अकाउंट नंबर पे आता है। तो यदि आपने उस बैंक अकाउंट को दिया होगा जिन बैंकों का मर्जर किसी न किसी बैंक के साथ में हो चुका है, तो भी आपके बैंक अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा, देखो, जैसे कि मान लो वो IFSC कोड यदि काम नहीं करता है तो वहां पे बैंक वाले स्कॉलरशिप वाले क्या करेंगे, एक कॉमन जो बैंक का
IFSC कोड रहता है उसको डाल करके आपका ट्रांजैक्शन कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक फोन पे में एक बेनिफिशियरी ऐड कर रहा था और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है खाता नंबर अपना डालने के लिए, इसके बाद में फिर दोबारा खाता नंबर डालने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन फिर इसके बाद में फिर जो ऑप्शन आ रहा है IFSC कोड, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हमें जरूरत नहीं है। मतलब यदि आप यहाँ पे IFSC कोड नहीं भी डालते हैं तो भी आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आप अपने फोन पे में लॉग इन करके नया बेनिफिशियरी ऐड करके आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं कि आपसे यहाँ पे IFSC कोड नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्ट अपना अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से आपका स्कॉलरशिप भी एक कॉमन IFSC कोड से आपका ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप लेने टाइम आपने जो बैंक अकाउंट डाला है उसको अपडेट करना इम्पॉसिबल है, वो अपडेट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप पहुंच जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर तो चेंज हुआ नहीं है, केवल आपका IFSC कोड ही चेंज हुआ है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्या बैंक मर्जर के बाद में 1 अप्रैल 2021 के बाद में आपका चेकबुक काम करेगा कि नहीं। तो देखो बैंक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका चेकबुक काम करेगा कि नहीं। मतलब आपका जो चेकबुक है वो अभी काम करता रहेगा जब तक कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि देखो अभी बैंकों का IT इंटीग्रेशन हुआ है, अभी इनका बैंकों का अभी मर्जर नहीं हुआ है। मतलब जो बैंक का ब्रांच पहले से था वही बैंक का ब्रांच रहेगा और वहां पे आप जाके आराम से अपना चेकबुक वगैरह यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी यदि आप चाहो तो अपना चेकबुक वैसा चेंज करा लेना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि मान लो इस चेकबुक का यूज किसी ऐसे जगह पे करते हो जहां पे उन बैंकों का ब्रांच का इंटीग्रेशन हो चुका है और उस चेकबुक को आप दूसरे बैंक में देते हो तो क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए आप चाहो तो चेकबुक को अपना अपडेट करा लेना, क्योंकि इसमें मेन जो आपका होता है MICR कोड, ये जो होता है एक ब्रांच के साथ में कनेक्टेड होता है MICR कोड। जैसे आपका IFSC कोड आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में आपका उपयोगी होता है, उसी प्रकार से चेक ट्रांजैक्शन में आपका MICR कोड उपयोगी होता है। तो MICR कोड आपका चेंज हो चुका है, तो आप अपने चेकबुक को चाहे तो अपडेट करा सकते हो और नए बैंक का आपको नए ब्रांड के साथ में आपको चेकबुक मिल जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि क्या आपका पासबुक काम करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो चेकबुक के जैसा इसके लिए भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि आपका पासबुक पुराना पासबुक काम करेगा कि नहीं करेगा। देखो इनका जो है अभी भी ब्रांच इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, केवल इनका IT इंटीग्रेशन हुआ है। तो ब्रांच में आप ओल्ड पासबुक लेके जाओगे, क्योंकि जो आपका पुराना बैंक का जो ब्रांच था वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो आप उस ब्रांच में अपने ओल्ड पासबुक को लेके जाओगे तो बिल्कुल आपका ट्रांजेक्शन वहां से आप कर सकते हो, वहां पे आप प्रिंट भी करा सकते हो। लेकिन फिर भी आप चाहो तो अपने पासबुक को नया ले लेना और वहां पे आपको वहां पे नया MICR कोड प्रिंटेड मिल जाएगा और साथ में आपका नया IFSC कोड आपका प्रिंटेड मिल जाएगा। और जो सिटी एरिया में रहते हैं वो अपना पासबुक कहाँ प्रिंट कराते हैं, वो मशीनों में प्रिंट कराते हैं। तो वहां पे आपको नया QR कोड वगैरह बार कोड वगैरह लगाना पड़ेगा, तो वहां पे आप जाके नया अपना पासबुक ले लेना। वैसे बैंक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि आपका पासबुक काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मतलब अभी आपका चेकबुक पासबुक अभी काम करता रहेगा। देखो कई सारे आर्टिकल में तो कहा जा रहा है कि आपका 1 अप्रैल से आपका पासबुक एंड चेकबुक जो है वो काम नहीं करेगा, लेकिन कई आर्टिकल में ये भी कहा जा रहा है कि आपका जून के बाद में काम नहीं करेगा। तो अभी भी कंफ्यूजन है, जब तक आपको बैंक का नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर आपके ब्रांच वाले नहीं बोलते हैं तब तक आपको अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप नया चेकबुक लेंगे तो भी बैंक आपसे चार्ज करेगा और उसी प्रकार से यदि आप नया पासबुक वहां पे बनवाएंगे तो भी बैंक आपसे चार्ज करेगा पासबुक का। तो यदि आपके पास में पुराना पासबुक या फिर पुराना चेकबुक है तो पहले आप उसको यूज कर लीजिए, इसके बाद में इसको अपडेट कराइए। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।